हमारी केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा नाम था वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टार्टिंग के अंदर क्लियर करना ज़रूरी थी वो थी आपकी रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने इन दोनों रिएक्शंस के बारे में बात करी थी और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी देखी थी। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल की प्रॉपर्टी होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। अगर वो राइट साइड पे जा रहा है यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली, मतलब दो रिएक्टेंट्स को आपने आपस में मिलाया और उनकी हेल्प से कोई नया प्रोडक्ट बना, तो ये बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन की टाइप थी। और अगर आपके जो प्रोडक्ट आपस फिर जो प्रोडक्ट्स बने वो प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा उन्होंने रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए, यानी आपका जो रिएक्शन था वो लेफ़्ट साइड पर जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके फिर रिवर्स रिएक्शन था, मतलब आपके रिएक्शन की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी थी और ये कुछ एग्जांपल जो थी वो भी हमने देख ली थी। अब जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, और अभी फ़िलहाल बस मैं टॉपिक बोलता हुआ जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ काम की है, और फिर जैसे हमारा वो चैप्टर एंड होगा तो फिर प्रॉपर क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं और उनमें कितना कितना आपको लिखना पड़ेगा, वो सारी मार्किंग जो है ना फिर वो हम देख लेंगे। फ़िलहाल ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि हम आज पढ़ रहे हैं तो इसकी मार्किंग भी जो है वो मैं हाथ के हाथ ही करवा दूँगा, बाद में फिर क्वेश्चन वगैरह जो है वो फिर बाद में हम देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शुरू में लाइन लिखी हुई है ये इसकी स्टेटमेंट है बेसिकली। यहाँ पे आपसे कह रहे थे रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट बेसिकली आप कह सकते हो अपने रिएक्शन की स्पीड को। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर आपसे ये कह रहे हैं कि आपके रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, यानी द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब इन्होंने क्या बात करी है मैं समझाता हूँ। लेट सपोज आपने दो रिएक्टेंट्स लिए और उन दोनों रिएक्टेंट्स को आपने आपस में मिलाया, रिएक्ट करवाया और आपके प्रोडक्ट बनना शुरू हुए। तो कह रहे हैं आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ना इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, एक्टिव मास का मतलब होता है आपकी कंसंट्रेशन, तो जितने ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन होगी आपके रिएक्टेंट्स की तो आपका जो रिएक्शन की स्पीड है यानी द रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आप बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट है कि अगर आपने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो रिएक्टेंट्स लिए हैं उनकी कंसंट्रेशन को जो है आपने बढ़ाना पड़ेगा, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कम है तो फिर आपका रिएक्शन भी जो है वो स्लो होगा। ठीक है, तो ये आपके लॉ ऑफ मास एक्शन की जो है वो स्टेटमेंट है। और दूसरी चीज़ आपको ये कहने पे जब आपकी दोनों मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और आपके रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में जब बराबर हो जाते हैं तो फिर वो कौन सी स्टेट कहलाती है, वो फिर इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑल्सो सजेस्ट्स दैट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है तो फिर वो आपकी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर आपका रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक जनरल रिएक्शन लेके इसको एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको ज़रा देखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जब भी कोई लॉ हमें प्रूफ करना होता है, कोई ड्राइव करना होता है, तो शुरू में तो उसकी स्टेटमेंट होती है कि किस चीज़ के बारे में बेसिकली आपका लॉ है ये। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर आपने उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है, तो अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाथ के हाथ मार्किंग करवाता हुआ चलूँ कि आपने इस क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी आप सबसे पहले आपकी जो है जब भी क्वेश्चन आएगा ये
लॉ ऑफ मास एक्शन की आपने जो है वो हेडिंग डालनी है, और लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग डालने के बाद आपने जो है ना सबसे पहली हेडिंग आएगी आपकी स्टेटमेंट की। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी यहाँ पे, और अपनी बुक में आपने मार्क कर लेना है इसको। स्टेटमेंट की हेडिंग डालने के बाद आपने जो है या रेट ऑफ एट विच सब्सटेंस से लेके आपने सब्सटेंसेस तक जो है वो आपने लिखना है। यह आपकी क्या आ जाएगी, इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ये हेडिंग डालनी है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे जो आपकी ये हेडिंग डली हुई है ना, शुरू में तो सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन की हेडिंग आएगी, मेन हेडिंग। उसके बाद आपने जो है स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के इतना लिख लेना जितना मैंने मार्क करवाया। उसके बाद आपने ये हेडिंग डालनी है एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, और फिर वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, अब आगे ही कहाँ तक जाएगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली जनरल रिएक्शन लिया हुआ है कि आपने जो है वो दो रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराया। एक रिएक्टेंट ए था, एक रिएक्टेंट बी था, मतलब वो कोई भी एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं, और इसके नंबर ऑफ मोल्स थे ए और इसके नंबर ऑफ मोल्स थे बी। जो रिएक्शन में साथ में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है ना, जैसे हम ये लिख देते हैं 2Na, तो Na क्या है, मेरा रिएक्टेंट है जिसको हमने इन जनरल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो कि जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए की जगह पर अब कोई भी आपका नंबर आ सकता है। सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट मेरा बी है, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मेरे स्मॉल बी से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यह आपका क्या है, यह आपका एक रिवर्स रिएक्शन है, मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने वो बने सी और डी, और इनके नंबर ऑफ मोल्स को हमने स्मॉल सी और डी से जो है वो क्या करा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इस केस के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और फिर इन दी एंड आपका जो अल्टीमेटली ड्राइव होकर रहेगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव होकर रहेगा, जिसको हम KC बोलते हैं। ये इसका सिंबल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, KC। K मीन्स कांस्टेंट, और C जो है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी हम इसको देखेंगे आगे। तो पहली चीज़ तो हमने स्टेटमेंट तो हमने देख ली। अब यहाँ पे कह रहे हैं, अब ये जो हमने रिएक्शन लिखा है जो एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे जब आपके ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और स्मॉल ए और बी क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन हम करते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो फिर हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, जो कि आपके इन्होंने यहाँ पे स्मॉल ए और बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा तो वो किसके बराबर होगा। मैंने अभी ये बात बताई थी कि आपका जो रिएक्शन का रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो है कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। मतलब कि अगर एक रिएक्टेंट है, एक तो वैसे नॉर्मली नहीं होता, अगर आपके दो रिएक्टेंट हैं तो आपके जो है उन दोनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हुए हैं ना, जैसे ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो बेसिकली ये इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्टिव मास कहलाता है। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, तो यहाँ पे दोनों को हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में जो है वो लिख देंगे, और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इनकी क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एक्टिव मास होगा, उसकी जो है वो पावर के अंदर चले जाते हैं। अब चूँकि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर आपका जो रिएक्शन की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके इसके ऊपर, ए और बी के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बने ही नहीं है ना, ये लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, आपका जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा R और छोटा सा मैंने यहाँ पे बना दिया F, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, RF, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके
ए और बी की कंसंट्रेशन के, अब जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या बन जाएंगे, इनकी पावर बन जाएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एक्टिव मास, या फिर हम इसको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कहलाता है आपका एक्टिव मास। ठीक हो गया, पहली बात हो गई। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जिसको हम इन जनरल के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूँकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का आपका वो है कांस्टेंट है, तो छोटा सा हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे, और आपके ये ए और बी की जो कंसंट्रेशन एक्टिव मास है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहें तो हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो जो आपका रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन जो आपका होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिवर्स रिएक्शन मैंने बताया था प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपके प्रोडक्ट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो सी और डी पे रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो जो हमारा ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड, जो शुरू में हमने लिखा है। अब यहाँ पर आपका आ गया रिवर्स। तो जो आपका रिवर्स रिएक्शन होगा, अभी आपने इसको सिर्फ तरीके से समझना है, मैं जो बेसिक समझने की चीज़ है वो मैं समझा रहा हूँ, जो कि प्रूफ करनी है आपको। थ्योरी में जो क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें अभी मैं बुक से मार्क करवा दूँगा। तो जो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो आपके बेसिकली प्रोडक्ट हैं वो सी और डी हैं, और इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, इनकी पावर बन जाएंगे। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आपका कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, तो हम छोटा सा नीचे आर लगा देंगे, और ये आपका सी और डी आ गए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। तो ये आपका रिवर्स रिएक्शन का रेट निकल कर आ गया। अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो इक्विलिब्रियम की केस के अंदर आपके दोनों जो रेट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो हमने ऊपर जो इन दोनों की वैल्यूज़ निकाली थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर था आपका अल्लाह भला करे, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और जो आपका रिवर्स रिएक्शन था वो आपका बराबर था रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, तो इसके बराबर था। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपका ये वाला कांस्टेंट है इसको हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे, और ये जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंस की ये इस साइड पर आ जाएगी डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में। तो कांस्टेंट्स को हम एक तरफ कर लेंगे और जो आपकी कंसंट्रेशंस हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे इस तरीके से, और डिवाइड में आपका ये जो आपके रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन थी वो आपकी डिवाइड में आ जाएगी। ये हो गया। अब जो आपके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेशो होता है ना, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ ही है, इसको हम इन जनरल लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ Kc। ठीक है, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम की का वो हो गया ना, कांस्टेंट हो गया। पहले तो हमने फॉरवर्ड का अलग निकाला और फिर हमने रिवर्स का अलग निकाला। अब इन दोनों का जो रेशो है बेसिकली ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये किस कंडीशन के ऊपर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे Kc विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पर जो है आपका ये C और D जो हैं वो एज इट इज़ नीचे लिख दिए जाएंगे। अब इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, हमें पता है ऊपर जो है आपका जो न्यूमरेटर है इस फ्रैक्शन का वो किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है।
तो केसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ऊपर आपके हमेशा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आती है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आती है। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, केसी की एक्सप्रेशन कहलाती है, जिसको आपको पेपर के अंदर ड्राइव करना होता है। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको बुक से एक बार देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे यही पूरी डेरिवेशन जो है वो करके दिखाई हुई है आपको, पूरे इसी तरीके से लिखा हुआ है। और फिर इन दी एंड आपका ये पूरा देखो ये ड्राइव हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है के सी इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर एक्टिव मास की डेफिनेशन में लिखी हुई है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एक्टिव मास, यानी कि जो भी आपका रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आप पे क्या कहलाती है, एक्टिव मास कहलाती है। और जिसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। जैसे हमने क्लास 9 के अंदर मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स हमने करे थे। वो भी बेसिकली क्या होती है, कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक तरीका होता है, जिसका यूनिट हमने पढ़ा था मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो ये भी बेसिकली कंसंट्रेशन ही है। तो ये भी क्या है, इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब। एंड इट्स वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसकी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है, जैसे कि हमने इस केस के अंदर देखा। तो यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ लो, दैन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जो डेरिवेशन करके दिखाई है, बेसिकली ये मैंने इसीलिए करके दिखाई है ताकि बुक में बीच बीच में ना वर्डिंग लिखी हुई होती है, तो वो हमारा रिदम जो है वो टूट जाता है कि समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो जो मेन काम की डेरिवेशन है वो मैंने यहाँ पे पूरी लिख दी है। अब बुक में से आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना पड़ता है वर्डिंग के साथ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है नॉर्मली। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी स्टेटमेंट मार्क करवा दी शुरू में, ठीक है, कि ये जो शुरू में 3 लाइन्स लिखी हुई हैं, 2 लाइन्स लिखी हुई हैं, क्या है आपकी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद आपने एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेडिंग डालनी है, और आपने यहाँ से शुरू करना है, लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन अ हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ से आपने शुरू करना है, ये आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है और ये पूरा एज इट इज़ जो है ना वो आएगा, ये पूरा एज इट इज़ आपका आएगा, या ये पहला पैराग्राफ लिखा जाएगा, ये जो बीच में एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं ये लिखे जाएंगे, और फिर ये यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और फिर रिवर्स रिएक्शन का जो रेट लिखा हुआ है ये पूरा एज इट इज़ आएगा, और ये बिल्कुल यहीं तक एज इट इज़ चलता रहेगा पूरा के पूरा। चलते चलते बिल्कुल एंड में जो ये लिखा हुआ है ना, वेयर केस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पूरा यहाँ तक आपका आएगा, और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो बातें मैंने समझाई हैं वही बातें यहाँ पे सारी वर्डिंग के अंदर लिखी हुई हैं। जो डेरिवेशन है वो मैंने पूरी ड्राइव करके दिखा दी किस तरीके से इसको ड्राइव करना है। तो रट्टा मारने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, कि हिल हिल के जो है वो हम रट्टे मार रहे हैं। तो डेरिवेशन मैंने पूरी बता दी लिख के, सॉल्व करके, और इसके साथ जो बीच बीच में जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये भी पूरी यही चीज़ लिखी हुई है। अब इसको हम पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस हुआ है, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन वेयर ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, वेयर स्मॉल ए एंड बी आर नंबर ऑफ मोल्स नीडेड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैंने बताया कि आपकी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, जो हम नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं बेसिकली। तो वहाँ यहाँ पे ये बात लिखी, उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इस पर लिख दिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है जो कि नीचे लिखा हुआ है। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिख दिया। फिर यहाँ पे बता दिया कि के एफ जो है आपका वो कांस्टेंट है, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। फिर इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन की बात करी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। मतलब कि जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनके बराबर है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि सी एंड डी हैं। जबकि स्मॉल सी एंड डी यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कि आपको बैलेंस करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे अपने केमिकल रिएक्शन को। उसके बाद इन्होंने जो है वो रिवर्स रिएक्शन का रेट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, वर्डिंग के अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी इंग्लिश झाड़ सकते हो, आप बस बात पूरी कर लो जो आपकी हो रही है। थोड़ी बहुत वर्डिंग अगर आप अपनी तरफ से चेंज करते हो, पैराफ्रेज करते हो, तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। आपने बस जो काम कर रहे हो ना वो आपने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। तो फिर आपको ये रिवर्स रिएक्शन का रेट आ गया,
फिर आपका जो है यहाँ पे बताया दिया कि KR जो है ये आपका रेट कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का, और फिर आपका कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के केस के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इक्वल होते हैं। तो इसको इन्होंने इक्वेट करा के इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको जितना जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया वैसे ही पूरा सिंप्लीफाई करा है, और आपका जो है ये पूरा के पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है कवर अप हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि कितना कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने बीच में से कटवाई थी बस वो मैंने ये कटवाई है, ये जो आपका दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट द रेशियो ऑफ रिएक्टिंग कंसंट्रेशन, तो ये 2 लाइनें मैंने कट करवाई हैं, बाकी तो तकरीबन पूरा आया है यहाँ तक एंड तक। और हेडिंग इसके अंदर टोटल 3 बनेंगी। एक लॉ ऑफ मास एक्शन की मेन हेडिंग बनेगी, उसके बाद स्टेटमेंट की हेडिंग डलेगी जिसमें शुरू की जो ये 2.5-3 लाइनें लिखी हुई हैं ये आएंगी। उसके बाद आपका जो है डेरिवेशन ऑफ फिर डायरेक्ट हेडिंग डल जाएगी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और फिर वो यहाँ से लेटर सप्लाई से लेके पूरी एंड तक जाएगा। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर से, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। और इसी से रिलेटेड केसी से रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो इंशाल्लाह कि हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन यह है कि ये जिसका एक्सप्रेशन लिखना होता है जैसे यहाँ पे बताया हुआ है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसी तरीके से आपको डिफरेंट जो है रिएक्शंस दे दिए जाते हैं, इक्वेशंस लिखी हुई होती हैं, और आपसे बोल देते हैं कि केसी का एक्सप्रेशन लिखें और इसका यूनिट भी बताएं। तो ये अब हमारा अगली क्लास का टॉपिक है जिसका